क्या वाकई नरेंद्र मोदी जी के लिए रहा इस बार आसान नहीं है? यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है? क्या वाकई नरेंद्र मोदी साहब के लिए अब कयामत की रातें शुरू हो रही हैं? हालांकि कयामत की तो एक ही रात भारी होती है, लेकिन अगर कई रातें ऐसी हो गई, कई दिन ऐसे हो गए, तो फिर क्या होगा? जवाब तो देना पड़ेगा, यह विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। कायदे से तो इस सरकार से, विपक्ष की तरफ से कहा गया कि आप विशेष सत्र बुलाइए, पहलगाम हमले के बाद में, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, कि आप विशेष सत्र बुलाइए, देश को संबोधित कीजिए। लेकिन मोदी जी उसके लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन मानसून सत्र, उससे आप कैसे बच पाएंगे? और अब तो आपको संसद में आना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। और कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे सबसे पहले, जब संसद की शुरुआत होगी उससे ठीक पहले, जब पत्रकारों को संबोधित करने की एक परंपरा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, पत्रकारों को संबोधित करने की एक प्रेस परंपरा है जिसमें करीब 7-8 मिनट तक वो बोलते हैं, तो इसमें वो क्या कहेंगे अपनी तरफ से। और विपक्ष ने अपनी तैयारी कर ली है, एक ऑनलाइन बैठक भी हुई है, कल फिर एक बैठक होने वाली है सत्र शुरू होने से पहले। और ये कहा जा रहा है कि विपक्ष के पास में अब की बार उसके तर्कस में जो तीर हैं, वो तीर बीजेपी को बहुत चुभने वाले हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बार जो मुद्दे हैं वो डायरेक्ट ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों को अपने साथ में जोड़ते हैं, जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। सबसे पहला, सबसे बड़ा मुद्दा जिसको लेकर के विपक्ष सरकार पर सीधा हमलावर है, और ये विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, रणनीति बन रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से कम कुछ भी मंजूर नहीं, यानी मोदी जी खुद आकर के जवाब दें। और वो पहला मुद्दा होगा पहलगाम का मुद्दा। इस पर विस्तार से बात करेंगे। दूसरा बड़ा मुद्दा जिसको लेकर के विपक्ष चाहता है कि मोदी जी आए और खुद आकर के जवाब दें, वो है ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा। तीसरा बड़ा मुद्दा, वो भी मोदी जी से जुड़ा हुआ, उनके गृह राज्य गुजरात में अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ। और इस अहमदाबाद प्लेन क्रैश का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसके बाद में लोगों के जहन में डर बैठ गया है। उस पर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उस पर भी मोदी जी खुद आकर के जवाब दें। और इसके बाद में एक और सबसे बड़ा मुद्दा, वो है बिहार में चुनाव का मुद्दा, SIR। हालांकि और भी कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन कम से कम 4 बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि चौतरफा सरकार को घेरने की तैयारी है। और चारों मुद्दों पर सरकार बैकफुट पर है। सरकार के पास में बोलने, बताने, दिखाने के लिए, सुनाने के लिए बहुत कुछ नहीं है। और सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर, पहलगाम पर, वो सामने आकर के जवाब भी देंगे, या बस वही रैली में मैंने बोल दिया वही काफी है? लेकिन ऐसा इस बार चलने वाला नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि हमें प्रधानमंत्री के बयान से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है, यानी अमित शाह आकर के जवाब दें बतौर गृह मंत्री, वो भी मंजूर नहीं है। रक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह आकर के जवाब दें, वो भी मंजूर नहीं है। तो मोदी जी फिर क्या बोलेंगे? और ये सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो एक USP है कि देश मजबूत हाथों में है, वो तार तार हुई है। पहलगाम का हमला मोदी जी के रहते हुए हुआ, और पहलगाम को लेकर के जो सबसे बड़े सवाल हैं, वो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी तक वो 4 आतंकी कहां हैं। सरकार, विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि सरकार स्पष्ट तौर पर उन 4 आतंकियों के बारे में बता नहीं पा रही है कि उन 4 आतंकियों का क्या हुआ, उनके सिर कहां हैं। जैसे हमारे बेटों के, हमारे बच्चों के सिर जो है वो, उनको यहां पर गोलियां मारी गई, हमारी बेटियों को विधवा कर दिया गया, वो 4 आतंकी कहां हैं? उनको किसने पनाह दी, कैसे हुआ, उसको लेकर के जिम्मेदार कौन है? आपकी जांच कहां तक पहुंची? 3 महीने हो गए, 3 महीने में आपने क्या हासिल किया? कैसे पहलगाम का हमला हो गया? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जवाबदेह कौन है? इसके लिए इस्तीफा किसका हुआ, या इसके लिए इस्तीफा किसका होगा? मतलब सवाल यह है कि आपके रहते हुए पहलगाम का हमला हो कैसे गया, और अगर हो गया तो उस पर फिर आपने क्या किया? जो सेना ने किया वो अलग छोड़िए, उस पर आगे अलग सवाल है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, लेकिन बतौर सरकार आपने क्या किया? इंटेलिजेंस की फेलियर थी या नहीं थी? और अगर फेलियर थी तो किसका इस्तीफा? गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा होगा क्या?
ये अभी तक जो है वो सवालों के घेरे में, किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। इसके बाद में जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है पहलगाम के बाद में, पहलगाम से जुड़ा हुआ ही मुद्दा है, वो है ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा। सरकार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ढिंडोरे पीट रही थी। यह भी कहा जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर अब बीजेपी घर घर में सिंदूर बांटेगी। हालांकि बीजेपी ने कहा कि यह फेक न्यूज है, ऐसी उसकी कोई योजना नहीं है। लेकिन कितनी योजना थी कितनी नहीं थी लोगों को समझ में आ गया। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं, या विपक्ष की रणनीति है जो डायरेक्ट सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत को क्या हासिल हुआ। नंबर 1 कि आतंकी कितने मरे, कितने आतंकियों को आपने सरेंडर करवाया, क्यों नहीं आपने हाफिज सईद को, इन बाकी जो और इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी है उनको भारत में जो सरेंडर करने के लिए कहा। तो ऑपरेशन सिंदूर का हासिल क्या है, उस पर जो है वो सरकार को घेरा जाएगा विपक्ष के द्वारा। फिर दूसरा उसी में जुड़ा हुआ सबसे बड़ा सवाल है कि सीज फायर क्यों किया गया। और तीसरा सवाल फिर यह भी है कि भारत को नुकसान क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारी बातें कही गई। अभी ट्रंप ने कह दिया, ट्रंप ने 24वीं बार कहा आई थिंक, तो 2 दर्जन बार अगर दुनिया के अंदर अगर बार बार ये बातें हो रही तो भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं, ट्रंप पर आप एक बार भी क्यों नहीं बोले हैं। यह भी अपने आप में बड़ा मुद्दा है। और ट्रंप ने अब सीधे तौर पर यह भी कह दिया है कि 5 फाइटर जेट गिरे हैं। हालांकि ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि किसके फाइटर जेट गिरे हैं। हालांकि यह बात भी सही है कि पाकिस्तान बार बार यह दावा करता है, यह बात भी सही है कि पाकिस्तान बार बार ऐसा प्रोपेगेंडा करता है। हम यह भी मान लेते हैं कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। लेकिन ये 5 फाइटर जेट की जो बात बार बार निकल करके सामने आती है, और ये 5 फाइटर जेट की बात अब डोनाल्ड ट्रंप ने करनी शुरू कर दी है। और चलिए डोनाल्ड ट्रंप को छोड़िए, पाकिस्तान को छोड़िए, सबको छोड़िए। अब आप कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप की बात पर हम विश्वास नहीं करते हैं, उसकी बात पर हम जवाब भी क्यों दें, या पाकिस्तान तो है ही झूठा मक्कार देश, उस पर हम चर्चा ही नहीं चाहते हैं। तो फिर सवाल यह है कि आपके सीडीएस जो कह रहे हैं, या आपके जो कैप्टन कह रहे हैं, आपके सेना के अधिकारी जो अलग अलग इंटरव्यूज के माध्यम से अलग अलग मंचों पर जाकर के जो बात कह रहे हैं, उस पर तो आप जवाब देंगे, या केवल और केवल जो है वो सेना के हवाले ही सारी बात को जो छोड़ दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर का हासिल क्या है, भारत को नुकसान क्या हुआ, सीज फायर क्यों किया गया, अमेरिका के कहने पर सीज फायर क्यों हुआ, यह सवाल भी बहुत बड़ा है। यह सवाल ऐसे सवाल है कि राहुल गांधी या विपक्ष के जब भी दूसरे नेता बोलेंगे तो सामने नरेंद्र मोदी साहब बैठ करके सुन भी पाएंगे या नहीं, और जब सुनेंगे तो टीवी पर कैसे वो तस्वीरें आएंगी, केवल ओम बिरला और ओम बिरला वही दिखाई देंगे, जगदीप धनखड़ और जगदीप धनखड़ वही दिखाई देंगे, या विपक्ष के नेताओं के चेहरे भी दिखाई देंगे, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस संसद में दिखाई भी देंगे, या फिर यह होगा कि एक दिन कल वो पहले पत्रकारों को संबोधित करेंगे, उसमें कुछ ऐसी बातें कहेंगे अपनी तरफ से औपचारिकता के तौर पर, और उसके बाद में वो एक बार संसद में आएंगे हाजिरी लगाने के लिए, और फिर उसके 5 मिनट बाद में निकल जाएंगे, और उसके बाद में विपक्ष कम से कम 5-6 दिनों तक लगातार इस पर जो है वो लगातार प्रधानमंत्री के बयान की मांग करता रहेगा, सरकार इसको खारिज करती रहेगी, और तब जाकर के कोई बयान आएगा। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री को लाल किले से मंच पर भी जाकर के लाल किले की प्राचीर से संबोधित करना है, देश को संबोधन करना है। लेकिन उससे पहले क्या वो संसद में बोल पाएंगे, संसद में जवाब दे पाएंगे, सांसदों को जवाब दे पाएंगे? वो भी जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री को वहां पर भी जवाब देना है। ऐसा नहीं कि लाल किले पर आप 1.5 घंटे का 95 मिनट, 90 मिनट, 87 मिनट, 88 मिनट, 110 मिनट, 120 मिनट ये भाषण देकर के रिकॉर्ड बना ले। संसद में भी प्रधानमंत्री साहब को बोलना पड़ता है, चाहे देश का कोई भी प्रधानमंत्री रहा। और तीसरा बड़ा मुद्दा वो है अहमदाबाद प्लेन क्रैश का मुद्दा। याद करिए, एक वक्त में लाल बहादुर शास्त्री इस देश के रेल मंत्री थे, और उस वक्त में एक रेल हादसा हुआ और उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। उन्होंने अपना इस्तीफा सरकार को भेज दिया। उन्होंने कहा कि इस रेल हादसे की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अब किसी का इस्तीफा नहीं होता है। अब तो मोदी जी का मंत्री भी नहीं था, सहयोगी पार्टी के मंत्री चंद्रबाबू नायडू की तरफ से राम मोहन नायडू, वो है उड्डयन मंत्री, उनका भी इस्तीफा नहीं हुआ, और उल्टा वो रील बना रहे थे। रील बना करके ऐसे वैसे पता नहीं कैसे कैसे उन्होंने रील बनाई, और रील बना करके
वो लोगों के सामने आ रहे थे। लेकिन सवाल अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर के अभी भी है कि जांच आपकी कहां तक पहुंची, क्योंकि जांच को लेकर के बहुत बार खबरें आती है। मैंने बहुत सारी खबरें आपको बताई है कि अमेरिका की एजेंसी की तरफ से कुछ और कहा जा रहा है, भारत की एजेंसियों की तरफ से, भारत की जांच एजेंसियों की तरफ से कुछ और कहा जा रहा है। बोइंग विमान को बचाने की कोशिश लगातार दिखाई दे रही है। राहुल गांधी घेरने की कोशिश करेंगे, और ये अहमदाबाद प्लेन क्रैश एक ऐसा मुद्दा है जो लोगों से जुड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ी आबादी देश में आज ऐसी है जो हवाई जहाज में सफर करती है, या कम से कम हवाई जहाज में सफर नहीं भी करती है, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी ये ऐसी भी है जो ये सोचती है कि अगर इतने पैसे खर्च करने के बाद में भी सरकार हमें सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो फिर किस बात की सरकार है। और अहमदाबाद में, गुजरात में अगर वहां पर इस तरह का हादसा हुआ तो फिर उसके बाद क्या कहा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंचे थे उस जगह पर, लेकिन उसके बाद में अभी तक क्या हुआ है पता नहीं है। कॉकपिट में एक पायलट ने दूसरे पायलट से क्या कहा, दूसरे पायलट ने क्या कहा, इस सब पर कयास हैं। स्पष्ट तौर पर, पुख्ता तौर पर पूरी जानकारी सामने नहीं है। एक लाइन, दो लाइन जो है वो खबरों के तौर पर सामने आ रही है। क्या इस तरीके से आप डील करेंगे? और फिर इस्तीफा आप वहां पर भी नहीं ले पा रहे हैं। और इसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर का मुद्दा। एसआईआर का मुद्दा यानी आप चुनाव आयोग के जरिए क्या वाकई चुनाव अब जीतना चाहते हैं? यह सवाल इसलिए विपक्ष की पार्टियों की तरफ से उठाया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से इतने कम समय में एसआईआर की प्रक्रिया को करवाया जा रहा है, इसके बाद में विपक्ष कह रहा है कि 15 से 20% वोट कट जाएंगे। और ये वोट ऐसे वोट है जो उनके वोट है। ये वोट गरीब गुरबा के वोट है, ये वोट पिछड़े समाज के लोगों के वोट हैं, और ऐसे वोटर जो उनके वोट हैं उनके वोट कट जाएंगे। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या आपने वाकई, विपक्ष की तरफ से सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आपने, जब हमने आपका महाराष्ट्र का फॉर्मूला वो पकड़ लिया, वो डिकोड कर दिया, तो उसके बाद में आपने एक नया फॉर्मूला निकाला है कि जिसके जरिए ना ईवीएम की जरूरत है, ना बैलेट पेपर की जरूरत है, वोटर ही नहीं रहेगा। अगर वोटर का वोट ही अगर कट गया, और अगर वोटर का वोट उन्हीं वाला कटा है, तो फिर अपने वाला तो अपनी जगह पर डालेगा ही, तो फिर अपने आप ही खेल खत्म हो गया। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, ओवैसी साहब, बाकी के और नेता या राज्यसभा के अंदर इंतजार रहेगा। जिस तरीके से विपक्ष के नेता पिछले 3 महीने से ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम, इन सब मुद्दों को लेकर के लगातार बोलते रहे कि विशेष सत्र बुलाया जाए, अब जाकर के मानसून सत्र हो रहा है तो उसमें क्या कहेंगे। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि ओम बिरला साहब कितनी इजाजत देंगे, जगदीप धनखड़ वो कितनी इजाजत देंगे, कितना टीवी पर उनका चेहरा चलेगा, संसद किस तरीके से स्थगित की जाएगी। क्योंकि बहुत बार ये देखा जाता है कि हल्ला गुल्ला भी नहीं हुआ था, उससे पहले संसद स्थगित कर दी गई। ऐसा लग रहा है पिछले कुछ अगर सत्र को उठा करके देखें तो सरकार की कोशिश ये है कि जो मनी बिल है, यानी जो वो बिल हैं जो संसद से ही पास होने जरूरी हैं, केवल उनको पास करवाने की सरकार की जो प्राथमिकता दिखाई देती है, और बाकी संसद हल्ले गुल्ले में, और फिर संसद जो है वो स्थगित ये सत्र जो है स्थगित कर दिया गया या कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। बस इस तरह की खबरें आती है और उसके बाद में खेल खत्म हो जाता है। तो कल से नरेंद्र मोदी जी के लिए अग्नि परीक्षा की शुरुआत हो रही है। विपक्ष किस तरीके से अपनी एकजुटता दिखाता है, कैसे विपक्ष हमलावर होता है और उस पर सरकार कैसे बचाव करती है, देखना दिलचस्प होगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।